रहमान डकैत की दी हुई मौत और उसका डांस बड़ा कसाईनुमा होता है और ये इतना कसाईनुमा निकला कि पूरा का पूरा इंटरनेट रहमान डकैत के कैरेक्टर का सेलिब्रेशन ही करने लग गया, जश्न ही मनाने लग गया और उसे अप्रिशिएट ही करने लग गया। लेकिन उस बीच लोग हमजा अली मजारी के कैरेक्टर को भूल ही गए। लोगों को लगता है कि हमजा अली मजारी का कैरेक्टर क्या ही था, पूरे मूवी में एक स्पाई बन के ही तो घूम रहा है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाया, छुप करके रहा और लास्ट में रहमान को मार दिया। क्या ही किया उसने, लेकिन बार रहमान डकैत का तो ऑरा एक अलग ही लेवल का था। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो ऊपर से देखते हैं वो सच नहीं होता है। क्योंकि आप जरा सा सोचिए कि आप जब हमजा अली मजारी के कैरेक्टर को देखते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक अनजान देश में जा करके 10 साल रहता है, जिसे खुद नहीं पता कि उसके दूसरे दिन जिंदगी में उसका होगा क्या, भी वो वहाँ पे जी रहा है, रह रहा है, अपना पावर दिखा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है और डे बाय डे ऊपर उठता जा रहा है। क्या वो कैरेक्टर बड़ा है? ये आपका रहमान डकैत जो कि ऑलरेडी अपनी माँ को मार दिया, बाप को मार दिया और कोई भी अगर उसे मैनिपुलेट कर देता तो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। और वहीं हम बात करें हमजा अली मजारी के कैरेक्टर को, तो वो भी हमें बड़ा पावरफुल दिखता है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि किस तरीके से हमजा अली मजारी के अंदर का वो दर्द, वो दुख, वो इमोशन जो वो रोज फील करता है, जब भी वो रोज उठता है तो उसकी क्या फीलिंग होती होगी। 10 साल वो किस तरीके से पाकिस्तान में रहा होगा, किस तरीके से उसका वो जो दर्द है, वो जो ट्रॉमा है वो झेला होगा। ये चीज आप नोटिस करना भूल जाते हो। और आज की इसी वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम हमजा के कैरेक्टर को बाहर से तो देख लिए हैं, अब हम उसके कैरेक्टर को आइए अंदर से देखते हैं कि वो रोज क्या फील करता होगा, उस पे क्या बीतती होगी, वो किस तरीके से उठता होगा और उसका डे बाय डे किस तरीके का सिचुएशन होता होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा। जब हमजा अली मजारी का कैरेक्टर, जिनका रियल नाम होता है जसकीरत सिंह रांगी, उसको जब भेजा जाता है पाकिस्तान में, तो एक चीज तुम ध्यान से देखना, मूवी डायरेक्ट उसको पाकिस्तान नहीं भेजती है, वो पूरा हमजा का एक सफर दिखाती है कि किस तरीके से इंडिया से निकलने तक, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, उस जगह लियारी तक के पहुंचने तक के सफर को पूरा ये मूवी कवर करती है। ये मूवी ने ऐसा क्यों किया? ये मूवी चाहती तो इजीली उस कैरेक्टर को पहुंचा देती पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो इसलिए कि ये कैरेक्टर के बारे में आपको बता सके कि कैरेक्टर अंदर से कैसा फील कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो कि अपने देश को छोड़कर के किसी दूसरे देश में जा रहा है, उसके अंदर की वो फीलिंग क्या होगी, उसके अंदर का वो इमोशन क्या होगा, वो क्या फील कर रहा होगा। और वो चीज रणवीर सिंह बड़े अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर में आके बैठते हैं, तब उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना, उनके चेहरे पे तुम्हें एक डर दिखाई देगा, लेकिन उस डर को भेदने वाला एक कॉन्फिडेंस जो कि उनके चेहरे पे भरा हुआ होगा। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं, बैठने के बाद वो जिस तरीके से सांस लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस की फीलिंग की किस तरीके से अब वो दूसरे देश में जा करके वहां पर राज करने वाले हैं, किस तरीके से वो दूसरे देश में जा करके उनका क्या एक्सपीरियंस होगा, वो एंजाइटी वाली फीलिंग साफ उसके चेहरे से नजर आती है। वो पास्ट का ट्रॉमा जिसे वो भुला करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो चीज उनके चेहरे से साफ साफ नजर आती है। अगर तुम उनके फेस के एक्सप्रेशन को ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कैरेक्टर काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन काफी ज्यादा एक्टिव है। इसकी आंखों को जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो वोल्फ आई व्यू की तरह है, एक भेड़िया जो कि हमेशा एक्टिव रहता है। उसकी नजर हर तरफ होती है, वो देख भले अपनी तरफ रहा है लेकिन उसकी नजरें हर तरफ हैं। वो हर चीज को सुन रहा है, वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और ये चीज तुम्हें इस कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट सीन से ही जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, वो हर चीज को ध्यान से पहले नोटिस करते हैं, वो हर चीज को समझते हैं कि कहाँ क्या कौन सी चीजें हो रही हैं। और यही तो चीज है जो एक नॉर्मल पर्सन, एक कॉमन पर्सन और एक स्पाई को अलग बनाती है। वो स्पाई जो इस वक्त एंजाइटी में है, इस वक्त टेंशन में है कि आगे जाकर के क्या होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा एक्टिव है, अलर्ट है कि उसके अगल बगल क्या चीजें हो रही हैं। वो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर में उसी के साथ और भी स्पाई हैं, लेकिन फिर भी वो एक्टिव है, वो हर चीज को ध्यान से देख रहा है। उसकी आंखें ही ये चीज बता देती हैं। उसके बाद जो सॉन्ग चलता है, जो गाना चलता है, उस गाने के लिरिक्स भी जब आप नोटिस करोगे तो उस लिरिक्स ऐसा होता है, आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। मतलब ये कि ये कैरेक्टर आंधी बन के, जिस तरीके से आंधी बहुत ही ज्यादा तेज होती है, उस तरीके से एक कैरेक्टर भी आया है, लेकिन इसका हौसला
अय्याश है। जिस तरीके से जो अय्याश होते हैं वो अपनी अय्याशी के लिए कितने लॉयल होते हैं, कितने डेस्परेट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर का हौसला, कॉन्फिडेंस एकदम उसी अय्याश की तरीके से डेस्परेट है कि वो हौसला कभी टूटेगा नहीं, वो हौसला कभी ब्रेक नहीं हो सकता। इसी के साथ जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर अफगानिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर लियारी के अंदर पहुंचता है, देन उसकी आंखों को बस तुम देखना, जब वो लियारी पे खड़ा होकर के उस लियारी के एंट्रेंस बोर्ड को देखता है, उसकी आंखें क्लियरली ये बता रही होती हैं कि वो यहाँ पर राज करने के लिए आया है। उसके मन में जो दबी हुई फीलिंग होती है, एंजाइटी की फीलिंग, फियर की फीलिंग, दर्द की फीलिंग, वो सभी अब गायब सी हो चुकी है। उसे बस अपना मिशन दिखाई दे रहा है। और यही तो चीज है जो कि एक हाई गोल्ड पर्सन और हम जैसे नॉर्मल पर्सन को अलग बनाता है। हम इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने गोल से ज्यादा, कि आज मेरा यह काम करने का मन नहीं है, या फिर आज मुझे बड़ा दुख है, आज मैं इस काम को नहीं करूंगा। या फिर हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारी एंजाइटी हमारे दिमाग पर ज्यादा हावी हो जाती है। लेकिन यही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखते हो कि ये कैरेक्टर जिसको सबसे ज्यादा एंग्जियस होना चाहिए, डर लगना चाहिए, फियर होना चाहिए, वो उस फियर और डर को किनारे रखता है और लियारी के बोर्ड को इस तरीके से देखता है कि वो अब तबाही मचा देगा। अब वो यहाँ पर राज करने के लिए आया है, वो हर चीज नोटिस करेगा। वो जिस तरीके से लियारी के अंदर एंटर करता है, आप ध्यान से देखोगे कि वो हर चीज नोटिस कर रहा है, हर चीज उसकी नजरों में है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि इमोशन एक ऐसी चीज होती है कि आप उसको कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, आप हो तो इंसान ही, आप उसे कभी दबा नहीं पाओगे। कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, आप नहीं दबा पाओ। आपको वो दर्द, वो दुख, वो एंजाइटी, वो प्रेशर, वो सैडनेस आपको झेलनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर मैं हमजा को इसीलिए सबसे ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर बोलता हूँ। ये टूटा हुआ कैरेक्टर है और इतना बड़ा मिशन करना किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं है। आप मूवी के एंडिंग में देखे होंगे तो यहाँ पर जो आर माधवन का कैरेक्टर होता है, वो ये बोलते हैं कि हम स्पाई बनाकर उनको भेजेंगे जिनको ऑलरेडी या तो फांसी की सजा मिल चुकी होती है या फिर उम्र कैद की सजा मिल चुकी होती है। आपको क्या लगा कि आर माधवन ने क्यों ऐसा किया, या फिर अगर रियलिटी में ऐसा होता है तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसलिए कि उनको नई जिंदगी दी जा सके, या इसलिए कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारे फोर्स है, उनकी जिंदगी बचाई जा सके? नहीं, उसके पीछे का एक नहीं हजार बहुत रीजन है। लेकिन मैं मोस्ट इंपोर्टेंटली दो तुमको बड़े बड़े रीजन बताता हूँ जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। पहला ये होता है कि जो इंसान टूट चुका है पहले से, यानी जिसको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है या फिर जो मरने वाला है, अब उसके लाइफ का कोई गोल बचा नहीं है, वो ऑलरेडी अब इंटरनली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब उसे मौत से डर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे पता है उसकी मौत नजदीक है। उसने मौत की नजदीक से देखा है, उसने वो मौत वाली फीलिंग ले ली है। अगर हम उसे स्पाई बनाएंगे तो उसे कभी भी अपनी मौत से डर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो मर ही जाएगा जाकर के, बट उसकी उस मौत वाली सिचुएशन में भी उसका दिमाग चलेगा, वो प्लान बना लेगा, वो उस सिचुएशन से निकलने की ज्यादा पावर रखेगा जितना कोई नॉर्मल इंसान जो कि डेथ का एक्सपीरियंस नहीं किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि उसके लाइफ का कोई गोल या मोटो नहीं रहेगा। कोई भी इंसान जब मरने वाला होता है, उसको उम्र कैद की सजा हुई या फांसी की सजा हुई, उसकी लाइफ का द एंड है, खत्म है उसका गोल। अब वो पूरा अंदर से टूट चुका है, ब्रोकन हो चुका है, अपनी आखिरी सांसें ही मान लो ले रहा है। लेकिन अगर तुम उसके लाइफ में कोई एक छोटा सा गोल दे दो या उसकी जिंदगी में एक और नई जिंदगी भर दो, अगर वो इंसान इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा और उसके अंदर थोड़ा सा भी ईगो होगा, देन वो इस चीज को समझेगा कि मुझे नई जिंदगी मिली है और ये जिंदगी मुझे इसी चीज पे समर्पित कर देनी है। और यही चीज हम हमजा के कैरेक्टर में भी देखते हैं। यही रीजन है कि ऐसे ही स्पाइस को कभी भी आर्मी के किसी भी बंदे को नहीं चूज किया जाता है, ऐसे ही बंदे को चूज किया जाता है जिसके लाइफ का पर्पज गोल खत्म हो चुका होता है, क्योंकि उसी के पास इतनी ताकत होती है कि वो उस चीज को बिना टेंशन, प्रेशर और एंजाइटी किनारे रख करके चीजों को कर पाए। क्योंकि लोगों को पता है कि इंसान का इमोशन जो है इंसान पे हावी हो जाता है, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं जो कि लाइफ में मरने वाले हैं, वो अपने इमोशन को ओवरकम कर चुके हैं, वो ब्रोक हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं पूरा का पूरा। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने को, और वो इमोशन फील करने की उन्हें आदत सी हो गई है। इसी रीजन की वजह से हमजा को चूज किया जाता है। और हमजा जब यहाँ पर लियारी में आता है, देन उसके डर, एंजाइटी से ज्यादा उसका पावरफुल बिहेवियर ज्यादा नजर में आता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हमजा एक ब्रोकन कैरेक्टर है, उसको उस पेन के साथ जीने की आदत है, वो उस पेन से बच नहीं सकता। और ये चीज उसके साथ होती भी है। जब वो यहाँ पर इस जूस की दुकान में काम करने लग जाता है, देन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा 1 साल इस जूस की दुकान में काम करते ही बिता देता है। हमें ये मूवी बड़ी तेजी से बता के निकल जाती है कि 1 साल हो गया अब, लेकिन क्या तुम इमेजिन कर सकते हो जहां पर हम 1 महीने
हमें अगर अपनी आइडेंटिटी को छुपाना हो, हम अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस ना कर पाए, मन से अपने आप को बोल ना पाए, अपनी विचारधारा या अपनी सोच किसी को ना बता पाए, इस डर से कि अगर मैंने थोड़ा सा अपनी मन की बात बोली तो मैं तुरंत मर जाऊंगा, मुझे तुरंत मार देंगे यहाँ के लोग, बड़े खतरनाक हैं यहाँ के लोग, शक होगा तुरंत खत्म हूं मैं। हम 1 महीने छोड़ो 1 हफ्ते ना रह पाए, लेकिन ये कैरेक्टर 1 साल उसी जगह पे एक मजदूर की तरह काम किया। वही कैरेक्टर जिसको अभी कुछ ही टाइम पहले, 1 साल पहले प्रॉपर प्रिपेयर करके, ट्रेनिंग दे करके, खाना दे करके, हर चीज अवेलेबिलिटी करा करके भेजा गया, वो अब यहाँ पर एक मजदूरों की तरह जी रहा है, एक छोटा एंड नैरो माइंडसेट बना करके जी रहा है। कभी भी कोई इंसान को अगर बड़ी सोच रखने की आदत बन जाती है, या फिर एक नॉर्मल जिंदगी जीने की आदत बन जाती है, या फिर उसका दिमाग अब अच्छे से वर्क कर रहा है, वो एजुकेटेड होता है, अगर उसे अचानक से अनएजुकेटेड लोगों के बीच में डाल दोगे या फिर ऐसे जगह पे डाल दोगे जहां पर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना कर पाए, अपने थिंकिंग का इस्तेमाल ना कर पाए, वो बोर होके मर जाएगा वहां पे। क्योंकि कभी कभी ये दिमाग का ज्यादा बढ़ना और अच्छी लॉजिकल थिंकिंग एक बहुत बड़ी कर्स है। इसकी कर्स यही होता है कि अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आप खुद डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप खुद ही इतना ज्यादा पागल हो जाओगे कि मैं किस जगह आ गया हूं, मैं बोर हो रहा हूं। और सोचो यही होती है हमजा के साथ। हमजा यहाँ पर 1 साल तक रहता है, वही छोटा माइंडसेट बना करके, छोटी सोच रख करके, छोटे छोटे काम करके, कि वही मजदूरों वाले काम वो ये उठा रहा है, जूस बना रहा है। इसीलिए जब आप उसे ध्यान से देखोगे कि उसे लिटरली एक वक्त के खाने के लिए लड़ाई करना पड़ता है। वो यहाँ पर लड़ाई करता है खाने के लिए। जब वो एक खाने का निवाला उसके मुंह में जाता है, उसके आंख से आंसू निकल आते हैं, और ये जो उसके आंख के आंसू होते हैं वो उसके बोरियत को नहीं बयां कर रहे होते हैं, ये उसके आंख के आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे होते हैं। और इस दुख और पेन की सबसे बुरी बात जानते हो क्या होती है? कि जब भी ये इंसान को फील होती है तो ये केवल एक कंडीशन की वजह से फील नहीं होती है, सभी पिछले दुख, दर्द, पीड़ा को एक साथ मिक्स कर लेती है एंड फिर वो फील होती है। मतलब पिछले जितने भी दुख तुम्हें हुए हैं, जितना भी हर्टफुल इवेंट हुआ है, वो सब एक साथ मिल जाता है और तुमको परेशान करता है। हमजा के कैरेक्टर से आप समझ सकते हो कि इस पॉइंट पे जब आप हमजा के आंखों से आंसू देखते हो तो वो इसलिए नहीं रोता है कि वो यहाँ के सिचुएशन से परेशान हो गया है, वो इसलिए रोता है क्योंकि वो यहाँ की जिंदगी के साथ साथ उसका पिछला जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, जब वो इंडिया में रहता था, जिस तरीके से उसके मम्मी और पापा के साथ गलत चीजें हुई थी, जो कि हमें इसके पार्ट 2 में बताई जाएंगी, वो सभी एक साथ उसका दुख, दर्द और पेन मिक्स होता है और वो फिर रोता है। और इस चीज से हम यही जान सकते हैं, इस ट्रॉमा से कोई नहीं बच सकता। चाहे जिंदगी का कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान क्यों ना हो, वो कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, पेन से नहीं बच सकता। हमजा जैसा इंसान जो कि अपने फीलिंग्स को किनारे करके ब्रोकन है, पूरा का पूरा टूट चुका है, फीलिंग को किनारे रख के काम पे फोकस कर रहा है, वो भी नहीं बच पा रहा है, वो भी रो रहा है, फील कर रहा है उस पेन को। 1 साल तक उस कबूतर खाना ही हम बोल सकते हैं उसमें रह रहा है। वो झाड़ू लगाना, वो साफ सफाई करना, वो स्ट्रगल शायद हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उस फीलिंग से कभी गुजर ही नहीं सकते। तुम क्या, मैं अपने आप को 1 हफ्ते तक इमेजिन नहीं कर सकता। रियलिटी में जो अननोन पर्सन थे, जिनका नाम हम नहीं जानते, वो जब पाकिस्तान गए होंगे एज ए स्पाई, तो वो लोग कैसे रहते होंगे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर, इससे ज्यादा मैं ओवर एक्सप्लेनेशन आपको करूं, एक चीज आप और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही हमजा इस जूस की दुकान पे ये जो अंकल जी होते हैं, जो कि खुद स्पाई होते हैं, उनको अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो ये अंकल जी पहले हमजा को टेस्ट करते हैं। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हमजा को पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जब शाम तक हमजा इनकी दुकान के बाहर तक खड़ा रहता है तो यहाँ पर बाबू डकैत के बंदे आते हैं जो कि हमजा को परेशान करते हैं, और यहाँ पर हमजा उन्हें मारने लग जाता है, लेकिन वो बीच में मारना रोक देता है। वो मुट्ठी तो बांध देता है मारने के लिए, लेकिन वो जो सामने उसका बॉस होता है, हम इस जूस वाले आदमी को हमजा का बॉस कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे सीनियर थे, हमजा से पहले एज ए स्पाई काम कर रहे थे, तो हम इन्हें सीनियर ही समझेंगे। तो ये सीनियर जब इन्हें देखते हैं, देन यहाँ पर हमजा रुक जाता है और मार खाता है, लिटरली बुरी तरीके से मार खाता है। मतलब सबसे बुरी बात आप सोच सकते हो कि आपके पास पावर है, आप किसी को भी कभी भी एक चुटकी में खत्म कर सकते हो, लेकिन आपको रुकना पड़ रहा है, आपको वो पेन, वो दर्द झेलना पड़ रहा है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? आफ्टर 1 ईयर जब ये अंकल जी यानी उसका सीनियर उसको देखते हैं कि अब वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, अब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अब उसकी फीलिंग, उसका ट्रॉमा उसके ऊपर हावी हो रहा है, वो जो दुख अब उसके अंदर जो एक गहरा घाव बन चुका है, वो अब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है, अब ये डिप्रेशन की तरफ खिंचते चला जा रहा है। क्योंकि एक इंसान को उसके लाइफ में गोल की तरफ बिजी रखने में उसकी फीलिंग
फीलिंग को वो डोमिनेट कर सकता है। अगर आप कभी भी दुखी फील करो तो आप काम करना शुरू कर दो, आप आराम से उस फीलिंग को डोमिनेट कर दोगे, आप आराम से उस फीलिंग को हटा दोगे। लेकिन यहाँ पर हमजा तो कुछ करता ही नहीं था, तो खाली वक्त में वो उसी चीज को सोचेगा, उसी दुख को सोचेगा। दिस इज ए कॉमन ह्यूमन नेचर। इसीलिए उसके बॉस को लगता है अब समय आ चुका है कि अब हमजा को फील्ड में उतारना चाहिए, हमजा को अब इस लियारी में जगह देनी चाहिए। इसीलिए जब वो देखता है हमजा को अब बहुत ज्यादा इन कंट्रोल हो रहा है, दूसरे ही दिन वो ले जाता है उस चाय के ऑफिस में एंड वहां पर वो सभी बाबू डकैत एंड गैंग्स का इंट्रोडक्शन देता है। उसी के एक हफ्ते के अंदर वो सीक्वेंस होती है जहां पर रहमान डकैत का बेटा जो है वो मारा जाता है। वो शादी वाली सीक्वेंस एक हफ्ते के अंदर होती है। अब ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर किस तरीके से जो हमारा हमजा होता है वो बड़ा इंटेलिजेंटली खेलता है। यहाँ पर जो रहमान डकैत का बेटा यहाँ पर जैसे ही मरा होता है, हमजा उसे पूरी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे को बचा नहीं पाता, उसका बेटा मर जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर जैसे ही रहमान का बेटा मरता है और हमजा उसे बचाने की पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन अगर यहाँ पर चाहता उसका बॉस तक यहाँ पे टूट जाता है। उसका जो बॉस होता है यानी जो जूस वाला होता है वो तक यहाँ पर अपना मिशन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो तक यहाँ पर टूट जाता है और बोलता है कि हमजा अब तू यहाँ से भाग जा। लेकिन यहाँ पर हमजा वो मजबूती दिखाता है, वो रुकता है। और वो कितनी बड़ी बात है, हमजा यहाँ से चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो भागता नहीं, वो रिस्क लेता है, अपने जिंदगी का रिस्क कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। रहमान उसे गोली से मार देगा कि साले तू मेरे बच्चे को नहीं बचा पाया, या फिर रहमान उसे अपने टीम में ले लेगा, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन वो यहाँ पर रिस्क लेता है और वो जो रिस्क लेता है वो आगे काम तो करता है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जब वो रिस्क लिया होगा उसके दिमाग में मेंटेलिटी क्या होगी। क्या उसके अंदर ये मेंटेलिटी होगी कि रहमान डकैत मुझे अपने टीम में शामिल कर लेंगे इसके बाद? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बात सबको पता है कि वो बचा रहा था लेकिन बचा नहीं पाया। तो अब कुछ भी हो सकता है, रहमान डकैत उसको भी मार सकता है। गैंगस्टर्स का क्या भरोसा, क्योंकि उसको अपनी लाइफ की कोई भी परवाह नहीं है, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। हमजा के दिल में पहले से ये था कि इंडिया फर्स्ट है, उसको अपने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके जिंदगी में कितना दुख आ जाए वो उतना टेंशन में ही नहीं गया, उतना प्रेशर में ही नहीं गया। किस तरीके से अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमजा को अपने से ज्यादा इंडिया से ज्यादा फर्क पड़ता था। अब यहाँ पर जब हमजा रहमान डकैत की टीम में ज्वाइन हो जाता है, देन उसका यहाँ पे असली प्लान स्टार्ट होता है। अब ये जो उसका प्लान स्टार्ट होता है और हमजा बड़े ही प्यारे तरीके से रहमान डकैत को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाता है। और जितना तुम रहमान डकैत को बोल रहे हो ना बड़ा ही और फार्मिंग कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर सबसे बड़ा बुद्धू कैरेक्टर था। ये सच बता रहा हूँ, डम्बेस्ट ऑफ द डम्ब कैरेक्टर था ये। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एकदम प्रूफ करूंगा कि किस तरीके से रहमान डकैत सबसे डम्ब कैरेक्टर था भाई। पूरे के पूरे धुरंधर का सबसे डम्ब कैरेक्टर था, एक डिसीजन खुद से नहीं लेता था, एकदम डम्बेस्ट कैरेक्टर था। और यहाँ पर किस तरीके से रहमान डकैत सबको मैनिपुलेट किया कि तुम नोटिस ही नहीं कर पाए। हर एक डिसीजन जो भी हमजा ने किया था वो सभी प्री प्लान्ड था, उसका एवरीथिंग। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी तो हम उसके इमोशन पे फोकस करते हैं। अब जब हमजा यहाँ पे रहने लगा, देन उसका मेन फोकस यही था कि वो किसी भी तरीके से इस गद्दी को हासिल कर सके। देन वो पहले रहा, इस चीज को समझा, लोगों को जाना। जानने के बाद अब जरा तुम ही सोचो, जब वो रोज शाम को अपने बेड पे सोने जाता होगा हमजा, वो क्या सोचता होगा? क्या वो ये सोचता होगा कि कल मैं उठूंगा तो मैं यहाँ का राजा बनूंगा, या फिर मुझे अब लियारी चाहिए, मैं लियारी लेके ही रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इंसान जब यहाँ पर अपनी फेक आइडेंटिटी छुपा के रहता है, वो एक टाइम बाद अपनी आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक्चुअली है कौन। आप कुछ भी छुपा सकते हो लेकिन अपना नेचर कभी नहीं छुपा सकते। लोग बिग बॉस में रहते हैं और लोग बिग बॉस में 4 महीने रहने के बाद जब बाहर आते तो बड़ा रोते गाते हैं कि यार मेरी पर्सनालिटी ये हो गई, मुझे ट्रॉमा हो गया, यार आसान नहीं है अपनी जिंदगी को ऐसे दिखाना। और सोचो यहाँ पर एक कैरेक्टर जो कि 1 साल रह चुका है, दूसरे साल रह रहा है अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ, मतलब दिन से शाम तक उसे एक्टिंग ही करनी पड़ रही है। तो क्या वो रात को जब बिस्तर में सोने जाता होगा वो कॉन्फिडेंट फील करता होगा या फिर वो अच्छा फील करता होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो अंदर से ही तड़पता होगा, वो अंदर से ही दुख फील करता होगा, वो अंदर से ही उस पेन और ट्रॉमा को फील करता होगा कि वो अपने आप को किसी को जता नहीं पा रहा, अपने आप को बता नहीं पा रहा। हम ही अगर किसी को अपनी फीलिंग्स ना बता पाए कि हम कैसा फील कर रहे हैं तो हम ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे, हम ही दिक्कत होने लग जाएगी और हम ही दुख में रहने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कैरेक्टर जो कि अपनी आइडेंटिटी को पूरा छुपा दिया, भूल ही गया इसकी आइडेंटिटी क्या है, अब ये भूल ही गया है। ये एक्चुअली कैसा बोलता है, ये एक्चुअली कैसा रहता है, ये एक्चुअली कैसा हंसता है, ये चीज ये भूल ही गया हमजा। इसे अब सब कुछ फेक करना पड़ रहा है, एवरीथिंग फेक करनी पड़ रही है, उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ रहा है, उन्हीं की तरह बोलना पड़ रहा है और उन्हीं के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ रहा है। हर एक चीज में मिलावट, कोई भी चीज इसकी नेचुरल अब नहीं रह गई है और ये करना आसान नहीं है। इसीलिए उसकी जिंदगी हमें सामने से देखने में तो बड़े ही पावरफुल लगती है कि अब ये भाई धीरे धीरे
उसको पावर मिल रहा है, अब ये हैप्पी हो रहा है, लेकिन उतने ही धीरे धीरे वो डे बाय डे उसी गर्त और उसी ट्रॉमा के चीज में घुसता चला जाता है। और आगे चल के एक टाइम ऐसा आएगा भी जब यहाँ पर हमजा अपने कैरेक्टर को भूल जाएगा कि वो रियलिटी में था कौन, वो एक्चुअली में था कौन। जब कई मूवी देखते हैं जैसे कि द डार्क नाइट, हमने जोकर का कैरेक्टर देखता था, वो कैरेक्टर इतना ज्यादा अपने कैरेक्टर में घुस गया कि वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं पाया। एक्सेसिव ड्रग और अल्कोहलिज्म की वजह से वो कैरेक्टर मर गया। बताओ, बस 2 से 3 महीने वो कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में घुसा था और बाहर ही नहीं निकल पाया। सोचो ये बंदा 10 सालों तक एक कैरेक्टर में रहे तो क्या अपने रियल कैरेक्टर को भूलेगा नहीं? अरे भाई, रियल कैरेक्टर को भूलना छोड़ो, वैसा बन जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। और यही रीजन है, आप कभी भी रिसर्च पेपर उठा करके देखना, सबसे ज्यादा ट्रॉमा अगर किसी को होता है वो आर्मी पर्सन और सोल्जर्स ही होते हैं। उन्हीं को सबसे ज्यादा ट्रॉमा होता है, उन्हीं को सबसे ज्यादा पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज। पिछले का वो दुख, दर्द, पीड़ा उन्हें ही होता है। और कई सारे सोल्जर्स ऐसे होते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कर लेते हैं, देन वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस भी नहीं आ पाते। इसके लिए बड़ी अच्छी मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ब्रदर्स। आप जाकर के जरूर देखिएगा। इंडियन वाली ब्रदर्स नहीं, बल्कि एक ब्रदर्स है जिसमें हमारे स्पाइडरमैन वाले हीरो ने काम किया है। बड़ी बेहतरीन मूवी है, उसमें बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि एक सोल्जर का ट्रॉमा पूरी फैमिली बर्बाद कर देता है। बड़े ही अच्छे से बताया गया उस मूवी में। खैर, उसके बाद जब धीरे धीरे हमजा आगे बढ़ता है, देन आता है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा मोमेंट, जब तुम एक्चुअली उसके फेस पे वो डर और फियर देख सकते हो। जब वो यहाँ पर अर्जुन रामपाल यानी इस आईएसआई एजेंट के कैरेक्टर के पास जाता है और ये एजेंट जो बोलता है कि हमारे प्लान को किसी ने भारत में भेज दिया, और यहाँ पर उसको फर्स्ट टाइम उस आदमी के पास लेकर के जाता है जिसके पूरे शरीर में ये आईएसआई एजेंट पूरा छेद कर दिया होता है और उसको एकदम तड़पा रहा होता है। फर्स्ट टाइम तुम यहाँ पर रणवीर सिंह के कैरेक्टर को डरते हुए देखोगे, हमजा के कैरेक्टर को डरते हुए देखोगे। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो इसलिए नहीं डरता, उसकी आंखों को देखो, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसका चेहरा कांप उठता है, वो शिवरिंग करने लगता है, कांपने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं उसके चेहरे से। और सामने वाला आईएसआई एजेंट बोलता है कि जितने भी इस तरीके के स्पाई हैं, मैं उनके साथ यही हश्र करूंगा। दूसरा वाला जो स्पाई होता है जिसको मारने वाला होता है, उसके पूरे शरीर में जितना छेद किया होता है उस धागे को पकड़ के उखाड़ देता है और पूरा उसका स्किन लूथड़ी के तरीके उखड़ जाता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर हमजा इस तरीके का टॉर्चर देख करके उसको इतना डर लगा, या फिर हमजा को अपने लिए इतना डर लगा कि यार मेरे साथ ऐसा कभी ना कुछ हो जाए। नहीं, उसको डर इस बात से लगा कि ये जो स्पाई है जिसके साथ ये चीज हो रही है, ये उसका दोस्त था, ये उसका अपना था, और उसके अपने के साथ वो देख करके इतना ट्रॉमा में चला गया। हमजा के कैरेक्टर को अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमजा जितनी बार भी अपने इंडिया में कुछ हुआ है, वो उतनी बार अपने आप को दोष दिया है, वो अपने आप को कोसा है, वो अपने आप को उसका जिम्मेवार माना है। उसके आगे जब 26/11 का अटैक हुआ था, हमजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों को देखो, वो इतना डिप्रेस हो गया था, वो इतना तड़पड़ा उठा था कि वो लिटरली लोगों को मारने जा रहा था। वो लिटरली जब इस नदी के पास जाता है, जब वो लिटरली अपने बॉस को बोलता है मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसका बॉस उसे कंट्रोल करता है। उस सीन के बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं टोटली तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे इसलिए दुख नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा होगा या फिर इतना भयानक टॉर्चर वो देख करके डर रहा था। वो इसलिए उसकी छाती इसलिए फट गई थी कि सामने जो बंदा लेटा हुआ है जिसके साथ ये हश्र हो रहा है, वो उसका भाई है, वो वही स्पाई है जो उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके आया था। इसीलिए हमजा डर जाता है, इसीलिए हमजा को एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है और न चाह करके भी यहाँ हमजा कुछ नहीं कर पाता, बस डर के शिवरिंग करके रह जाता है। वो वापस आता है और फिर से नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करता है। और यही तो सबसे बड़ी बात है कि कितना भी बड़ा तुम्हारे लाइफ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि तुम उस चीज का दुख फील कर पाओ, उस चीज से रिलेटेड कोप अप कर पाओ। कोप अप करने का कोई इवेंट नहीं, तुमने वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखा, भाड़ में गया, भूलो उसको, अपने काम पे वापस आओ, वापस से वही मिशन, वापस से वही सारी चीजें। क्योंकि यहाँ पर हमजा के कैरेक्टर को समझोगे तो हमजा यहाँ एक काम करने के लिए नहीं आया होता है। अगर यहाँ पर आर माधवन के कैरेक्टर हमजा को भेजता केवल रहने के लिए कि जाओ पाकिस्तान में तुम रहो और वहां पर ऑब्जर्व करो, तो वो ज्यादा इजी होता। लेकिन यहाँ पर हमजा दो चीज इनडायरेक्टली कर रहा है, वो यहाँ पर रह भी रहा है, प्लस यहाँ पर उसको राज करना है। यहाँ पर हमजा को आर माधवन का कैरेक्टर ये बोल के भेजा हुआ होता है कि भैया तुमको जंगल में जाके राज करना है, वहां पर जाके राजा बनना है। मतलब एक चीज तो है ही कि उसे रहने का स्ट्रेस तो है ही है, प्लस उसे राज करने का एक अलग स्ट्रेस है, उसे आगे शासन में बढ़ने का एक अलग स्ट्रेस है, उसको उस चीज का प्लानिंग करने का एक अलग स्ट्रेस है। एक साथ दो गोल पे उसे काम करना है, खुद जिंदा भी रहना है और आगे इस गैंग में आगे भी बढ़ना है। और सोचो ऐसी ऐसे उसके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा है और उस चीज को कोप अप करके आगे बढ़ रहा है। कितना स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होगी उसकी, कितना ज्यादा ब्रोक डाउन हो चुका होगा
होगा वो, कितना ज्यादा अपनी फीलिंग्स पे विजयी पा चुका होगा। लेकिन सबसे बुरी सीन तो जब इस 11 का मिडल ऑफ द मूवी में अटैक आता है, वो देख करके मेरी भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और उस टाइम पे मैं हमजा को फील कर सकता हूँ कि वो कैरेक्टर पे क्या बीत रही होगी। अपने आंखों के सामने खड़ा होके वो अपने इंडिया को जलते हुए देख रहा है, लोगों को मरते हुए देख रहा है, और वही लोग इंडिया के लोगों को जाके मार रहे हैं जिसको उसने अपने हाथों से बंदूक दी थी। जो लड़का था कसाब, उसको हमजा ने अपने हाथों से बंदूक दी थी। और सोचो कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमजा के अलावा कोई भी होगा, उसकी फट के हाथ में आ जाएगी। यहाँ पर हमजा उस वक्त एकदम हिल जाता है। उस वक्त हमजा एक ऐसा कैरेक्टर जिसको अपनी फीलिंग पे विजयी प्राप्त है, वो तक अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो कांपने लगता है, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, पसीने छूटने लगते हैं, वो शिवरिंग करने लग जाता है पूरा का पूरा। इसलिए नहीं कि ये सिचुएशन देख के उसने कभी देखा नहीं है इतना बड़ा हमला और उसे डर लग रहा है, इसलिए कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो चाहता तो कंट्रोल कर सकता था, उसने अपने हाथों से बंदूक दी है। यहाँ पर हमजा पूरा का पूरा जितना भी ब्लेम था वो अपने सर पे ले लेता है कि ये जो भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। वो जैसे जैसे उस 26/11 के सीक्वेंस को देख रहा था, उसे अपना पास्ट नजर आता है कि उसकी माँ उसके सामने आकर के खड़ी हुई है और उससे जवाब मांग रही है कि ये तूने क्या कर दिया, तेरी वजह से हमारी दुनिया जल रही है, तेरी वजह से हमारे देश में ऐसा हो रहा है। ये पूरा का पूरा ब्लेम जो था उस वक्त करंट ऑफ द सिचुएशन में हमजा अपने सर पे लेता है, अपने आप की गलती फील करता है, इसीलिए वो इतना डर जाता है, इसीलिए वो शिवरिंग करने लग जाता है, इसीलिए वो दुख, वो पेन उसे फील होता है। और क्या सटल तरीके से रणवीर सिंह ने इसको अदा किया, इस सीन को क्या सटल तरीके से प्रेस किया है कि हर एक इमोशन उन्होंने हमें फील कराने की कोशिश की है कि एट द पॉइंट ऑफ द टाइम जब हमारे रियल हीरो वहां पर उस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे होंगे, उन्होंने क्या फील किया होगा, हम सोच भी नहीं सकते। और ये चीज हमजा को इतना ज्यादा तोड़ देती है, इतना ज्यादा तोड़ देती है कि वो सीधा बाइक लेकर के अपने इस बॉस के पास आता है और इनसे बोलता है कि हमने खबर पहुंचाई थी, फिर भी ये चीज कैसे हो गया। और वो एकदम रोने लग जाता है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, उसकी आंखों से तुम लिटरली बिलखते हुए उसे देखोगे, उसे रोते हुए देखोगे। अब उसके अंदर का रिवेंज और एग्रेशन देखोगे कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अब वो नहीं रुकने वाला, अब वो खत्म कर देगा सबको। और सच बता रहा हूं, अगर उस वक्त उसका बॉस वहां पे नहीं होता, हमजा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, वो जाके मारने लग जाता सबको, भले ही वो खुद मर जाता, क्योंकि ऑब्वियसली वो मरेगा ही मरेगा, जब तक प्लान से आप नहीं चलोगे आप नहीं बचने वाले। लेकिन उसका बॉस उसे कंट्रोल करता है, वो बोलता है तू खत्म तो सबको कर देगा लेकिन तू खुद भी नहीं बचेगा। हाँ, यहाँ पर हमारा रहने का सबसे बड़ा मोटो लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने का मोटो है कि हम जिंदा रहें। हमारा जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ होगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमजा को कंट्रोल करता है। हमजा कंट्रोल होके फिर ये डायलॉग बोलता है कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। वहां पर तुम देखोगे उस सीन में, तो यहाँ पर ये जो उसका बॉस होता है वो उसका हाथ में डायरी देता है। अब ये जो डायरी देता है, इस डायरी के देने के बाद तुम हमजा का फेशियल एक्सप्रेशन देखना, वो इनडायरेक्टली यही एक्सप्रेस कर रहा होता है शायद अब उसे कुछ ऐसा मिल गया है, अब वो उस चीज को फॉलो करेगा। शायद उस डायरी के मिलने से उसको एक सिग्नल मिला है, एक ऐसा सिग्नल, अब वो धीरे धीरे करके रिवेंज ले सकता है। क्योंकि इससे पहले तो हमजा वेट कर रहा था, कुक कर रहा था, बस वेट कर रहा था, बस देख रहा था, बस ट्रस्ट हासिल कर रहा था। लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ही अब उसको यहाँ पर डायरी मिलती है, हमजा एक्शन करना शुरू करता है। वो रहमान डकैत को सीधा मार देता है बिना कुछ सोचे समझे, वो सीधा भाई रिस्क लेता है। लेकिन एक चीज और समझो, यहाँ पर जिस तरीके से हमजा की शादी होती है, उसका लव अफेयर दिखाया गया है, कई लोग बड़ा मिसअंडरस्टूड कर गए कि सच में हमजा इस लड़की से प्यार करता था, प्यार करने के बाद इस लड़की से सच में शादी किया, इस लड़की से सच में इमोशन हो गया, सच में अटैचमेंट हो गया। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये सब फेक था। हमजा को इस लड़की के लिए भले फीलिंग होगी, लेकिन ये जो शादी थी, ये जो मैरिज था हमजा का, ये पूरा का पूरा एक प्योरली मिशन था, जिसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन ये पूरा मिशन था, क्योंकि जरा तुम ही सोचो कि उसकी शादी के बाद हमजा चाहता तो इतना ज्यादा उसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया था, इतना दुख हो गया था, इतनी पीड़ा हो गई, वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकता था, वो थोड़ा सा अपने लव लाइफ को एंजॉय कर सकता था। लेकिन वो अपनी शादी के टाइम पे भी हर एक प्लान सुन रहा था। जैसे उसकी शादी खत्म होती है, उसके बाद वो सीधा प्लान एग्जीक्यूट करता है, रिस्क लेता है और रहमान डकैत को एक कोने में ले जाके मार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रहमान डकैत का वो सबसे ज्यादा जिगरी बन गया था, रहमान डकैत का वो ट्रस्ट हासिल कर लिया था। और यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमजा था, वो कोई आप उसको सच्चा इंसान मत मानिए, उसको आप ट्रूथफुल पर्सन मत मानिए, उसको सिद्धांतवादी मत मानिए कि उसका एक सिद्धांत है, वो कभी सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाएगा। उसको देश के लिए जो भी करना पड़े हमजा करेगा। इसीलिए
हमजा धोखा भी देता है। हमजा यहाँ पर रहमान डकैत को क्लियरली धोखा दे देता है। हर पॉइंट ऑफ सीन में आप हमजा की नजर देखना, वो बिट्रेयल वाली नजर उसकी तुम्हें दिखेगी। वो यहाँ पर बिट्रेयल करता है, रहमान डकैत के साथ बिट्रेयल करता है। और इस पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में मुझे महाभारत की याद आती है कि जब यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण जी खड़े थे और सामने कर्ण था, देन श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोटिवेट करते हैं कि ये कोई दूध का धुला नहीं है, इसने जो किया है, जो तुम ज्ञान की बात अर्जुन मुझे बता रहे हो कि पीठ पीछे वार करना या फिर निहत्थे के ऊपर वार करना गलत बात है, इसने कौन सा बड़ा अच्छा चीज कर दिया था, इसने कौन सी बड़ी ज्ञान की बातें कर दी थी, बड़े नियमावली से चल रहे थे, कौन सा इन्होंने सिद्धांत का पालन किया था, मारो, चढ़ के मारो। और यही सेम चीज यहाँ पर भी होती है कि जिस तरीके से रहमान डकैत ने खुद को धोखा दिया या फिर लोगों को मार के आगे पहुंचा, इसके साथ यहाँ पर हमजा ने सीधा दगाबाजी, सीधा यहाँ पे बिट्रेल किया और उसे मरवा दिया। और एक चीज तुम नोटिस करना, लास्ट में जब यहाँ पर हमजा और रहमान डकैत के बीच में लड़ाई हो रही थी और हमजा लिटरली मर गया था, रहमान डकैत उसे मार दिया था, हमजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू पे तुम्हें उसका इमोशन समझना चाहिए कि उसके अंदर का वो रिवेंज की भावना, वो 26/11 का जो अटैक हुआ था, वो जो अपने आप को दोषी मान रहा था, वही एक ऐसा टाइम था कि उस दोष को, उस पाप को उतारने का, मरने ही वाला था। तभी उसकी नजरों में उसकी माँ आती है, वो अपने माँ की तस्वीर देखता है, 26/11 के अटैक को याद करता है और वो रिवेंज उसके अंदर जिंदा होता है। वो उठता है, रहमान डकैत के ऊपर चढ़ जाता है और लिटरली रहमान डकैत को मौका तक नहीं देता कि रहमान डकैत फाइट बैक कर पाए। उसके ऊपर चढ़ के एक मुक्के से इतना मारता है कि वो जो रिवेंज था उसके अंदर, वो जो पेन था उसके अंदर, 26/11 का पेन अर्जुन रामपाल ने उसकी स्पाई दोस्त के साथ किया था, वो पास्ट की जब इंडिया में वो जिंदगी जी रहा था उसका पेन, एक साथ वो सब निकलता है। एक हाथ कम पड़ जाता है तो दूसरे हाथ का यूज करता है और भाई मारता है, तब तक मारता है जब तक उसके अंदर का वो दुख, वो रिवेंज और जो पाप उसे लगता था कि उसने 26/11 का पाप उसकी वजह से हुआ है, वो पाप जब तक चुका ना दे तब तक मारता है। एक हाथ से मारता है, 2 हाथ से मारता है और बस मारता है, जी लगा के मारता है, तब तक मारता है जब तक उसका मन ना भर जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो मार लेता है, उसके चेहरे पे तुम सेटिस्फेक्शन देखोगे, उसके चेहरे पे तुम वो एक मिशन अकॉम्प्लिशमेंट की भावना देखोगे कि किस तरीके से वो अच्छा अब फील कर रहा है। इसके बाद वो रहमान डकैत को जब बचा करके हॉस्पिटल में ले जाता है, फिर उसका एक ट्रॉमा तुम देख सकते हो कि वो रहमान डकैत से भी डरता था, ये साला जिंदा ना बच जाए। और रहमान डकैत का ऑरा तो था ही डेंजर भाई, वो बंदा था ही खूंखार। इसीलिए जब हॉस्पिटल में जब वो जिंदा होके बैठ जाता है भाई तो सब डर जाते हैं, मैं भी डर गया था कि भाई ये जिंदा फिर से कैसे हो गया, जिंदा ना बच जा, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो उसका एक तो सीन भी इसीलिए दिखाई गई कि यहाँ पर भी जो हमजा था वो डर फील करता है। और यहाँ पर जब हमजा रहमान डकैत के मरने के बाद घर जाता है और वो एक खाने का निवाला खाता है, वो खाने के निवाला खा के रोने लग जाता है अपनी पत्नी के सामने। वो इसलिए नहीं रोता कि रहमान डकैत मर गया तो वो रो रहा है, वो रो रहा होता है कि जो 26/11 का अटैक था उस वक्त वो सही से रो नहीं पाया था, उस दुख को फील नहीं किया था, उस इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया था और वो इमोशन उसका यहाँ एक्सप्रेस होता है। वो फूट के रोता है, वो यहाँ पर रोता है और फिर उठ खड़ा होता है, अपनी डायरी निकालता है और रहमान डकैत का नाम काटता है और ऐसा काटता है कि पूरा पेज ही फट जाता है और अपने अब अगले गोल पे बढ़ता है। तो ये थी उसकी फीलिंग जो कि मूवी हमें दिखाने की कोशिश करती है लेकिन हम नोटिस नहीं करते हैं, बट हमजा कुछ ऐसा ही फील करता है। पार्ट 2 आने के बाद मैं फिर से इसकी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना। हमजा किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर दिया था, रहमान डकैत किस तरीके से बहुत डम्बेस्ट ऑफ द डम्ब कैरेक्टर था, और एंडिंग एक्सप्लेनेशन, फ्यूचर एक्सप्लेनेशन सब वीडियो आएंगी धुरंधर पे। और महाभारत की सीरीज को अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, चलो महाभारत को मैं शुरू से अंत तक की पूरा इतिहास बता रहा हूँ अच्छे से, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, जाके जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।